ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर वेक्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी डायरेक्ट उसके देरी के अपन पहले तो ये बताओ वेक्टर का इंपोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ। कहाँ कहाँ आपने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी का यूज हुआ, कोई भी एग्जांपल्स। सर या वेक्टर फिर हमें जो एक हाँ 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 नेहा नीलम नीलम बताओ आप। सर वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, जैसे जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है रोड के, एक रोड पे खड़ा हुआ है, उसके बगल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? सर कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। यस, यस बिल्कुल। तो देखो आप, इस बंदे को, ये तो चलो पैदल जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर पर सेकंड दौड़ लेगा, 2 मीटर पर सेकंड दौड़ लेगा, 5 मीटर पर सेकंड दौड़ लेगा, मैक्स टू मैक्स। लेकिन इसको डायरेक्शन नहीं पता अभी तक। डायरेक्शन नहीं पता, इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है, कहाँ जाना है भाई इसको नहीं पता है इसको। ये बड़ा कंफ्यूजन में है। तो यहां पे आपको समझ में आता है कि भाई वेक्टर की कुछ इंपोर्टेंस तो है। इंपोर्टेंस कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंस है। तो यहां पे इंपोर्टेंस किसकी आती है? वेक्टर। तो इसमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें चाहिए। जैसे मैं अगर बोल दूं नवप्रीत से बोल दूं कि नवप्रीत बेटा आप ना 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू कर दो। नवप्रीत सोचे सर बोल तो रहे 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन किधर दौड़ना है मुझे? छत पे सीढ़ियों के ऊपर दौड़ना, या फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, पीछे की साइड या आगे की तरफ, कहाँ दौड़? नहीं पता। सबसे पहले नवप्रीत का क्वेश्चन होगा सर किधर, किधर दौड़ना है? तो यहां पे आपको समझ में आता है कि वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ। वो यस हमारी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को पता। दोनों चीजें अगर हमें पता है, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे दोनों चीजों की जरूरत पड़े, तो क्या बोलेंगे उसको? वेक्टर क्वांटिटी बोले। जैसे मान लो ए है, ये आपका होम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्कूल, स्कूल का स्विमिंग पूल है ये। अब आपको मैंने बोल दिया कि बेटा आप घर से सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचना है, तो क्या मैंने कोई डायरेक्शन डिफाइन की कि किस रास्ते से पहुंचना है? नो सर तो ये हमारी इस टाइप का डिसीजन क्या हो जाता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका हूं, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये तीनों डॉट? डिस्टेंस सर क्या है? डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस क्या होता था? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है मेन चीज है फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली हमने फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप की पढ़ी थी, कोई बताएगा? सर क्वेश्चन रिपीट करो। फंडामेंटल, उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारी सर फिजिकल मास क्वांटिटी। फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। एंड सप्लीमेंट्री, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी। उसी में एक और टाइप का बेसिक होता है, मतलब एक एक अदर टाइप का वो था क्लासिफिकेशन, ये अदर टाइप का है कि हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो में से बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, क्योंकि फास्ट इसलिए करेंगे कि ये सारी चीजें आपको पता है। 12th है आपका, 11th होता तो थोड़ा सा ज्यादा इजी इनको करते स्लो रेट में, क्योंकि आप काफी सारी चीजें वेक्टर स्केलर आप 12th में भी पढ़ाए हैं अपन लोग, पढ़े हैं अपन लोग। तो आपको सबको ये चीजें पता है कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल मास। मास मतलब माना कि आपसे आपकी मम्मा ने बोला बेटा दुकान पे जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ, तो क्या आपकी मम्मा कभी ये बोलती बेटा चीनी लेके आओ ऊपर लेके आना, या नीचे लेके आना, या लेफ्ट लेके आना, या राइट लेके आना? कभी बोलती है क्या? नो सर कभी नहीं बोलती। इसका मतलब उसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ही काफी है, डायरेक्शन की जरूरत
नहीं पड़ती आप। टेम्परेचर, आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, मान लो Yes. 5 डिग्री का, Yes, sir. 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो क्या उसको डिफाइन करने के लिए कुछ और चीज की जरूरत पड़ रही है कि सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे बेड के नीचे है, ऊपर नहीं है? No, कि sir. सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेरी रजाई में नहीं है, रजाई में नहीं है, हाँ ये बात तो है, रजाई में 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, लेकिन रजाई को उठा दो ना इसे करके, तब मैं जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे ना, अपन लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, इसी में उस टाइम पे पूछेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हीट वगैरह से, ठंड सर्दी वगैरह से, इन सारी चीजों से, वैसे तब पढ़ेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टाइम पे पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अभी आप यहाँ पे देखो, तो हमारा टेम्परेचर कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं, इस पे किसी भी, भाई सब डायरेक्शन सेम टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट डेंसिटी टाइम, या किसी भी चीज, आपके यहाँ पे मान लो मेरे यहाँ 7:25 हो रहे हैं इंडिया में, तो आपके यहाँ पे 7:25 हो रही होंगी, क्योंकि हम क्लास के टाइम पे मिले हैं, 7:15 मिले हैं, तो सबके घड़ी में 7:15 एक ही टाइम पे हो रहे होंगे ना, तभी तो एक टाइम पे मिले हैं सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप किसी डायरेक्शन में बैठे हो, मैं किसी डायरेक्शन में बैठा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी सारे की सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत। अब मैं बोल दूं आपको फोर्स, एक काम करो, गाड़ी में धक्का लगाओ, गाड़ी में धक्का लगाओ, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी का मुंह किधर है, क्योंकि मान लो दो लोग आगे से लगा रहे हैं, दो लोग पीछे से लगा रहे हैं, क्या कोई रिजल्टेंट मिल पाएगा? No, No, sir. sir. नहीं मिल No, पाएगा, sir. नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब फोर्स में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो एरो होता है, एरो कभी हम वेक्टर को एरो से शो करते हैं, और एरो की जो लेंथ होती है वो क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। पीछे वाली साइड को बोलते हैं टेल, और ये बी वाली साइड है उसको बोलते हैं हेड। और जो एरो होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है किसी वेक्टर की। और जो अगर हम वेक्टर को साइन लिखते ऐसे हैं, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और इसको हम लिख, ए भी लिख देते हैं ओनली, अगर कहीं ओनली ए लिखा मिल गया इसका मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि हम मॉड बनाए, उसके ऊपर एरो बनाए, इतना सारा ताम झाम न करना पड़े, इसलिए शॉर्टकट ए लिख देते हैं। किसी वेक्टर, मान लो एफ, फोर्स वेक्टर, उसको एफ लिख देंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन, सर इतनी जल्दी क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्वेश्चन बेटा हम पढ़ चुके हैं ना पहले, इसलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन की हेल्प से टॉपिक को समझेंगे। इसमें आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। जैसे तीन वेक्टर हैं, ए बी सी आर शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, बी एंड सी वेक्टर, एंड ए एंड सी वेक्टर। ए बी, बी सी, ए सी, तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है आपको। करो।
नेहा का आंसर आ चुका है भाई, नेहा कुमारी का आंसर आ चुका है। ओके, नेहा कुमारी आंसर बताओ बेटा। सर ए और बी के बीच में 60 डिग्री, बी और सी के बीच में 15 डिग्री और ए और सी के बीच में 75 डिग्री। ओके, आरुषि, अगर सेम आंसर है तो सेम बोल दीजिएगा बेटा। 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। ओके, भुवनेश्वरी। Sir, 60 degree, 15 degree and 75 degree. ओके, जिसका 16, 15 एंड 75 आया है वो करेक्ट आंसर है। बीच वाला जो आंसर है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है आप लोगों ने, बट कोई नाम देखते हैं। देखो, तीन वेक्टर्स हैं। पहली बात ये देखो कि वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। एक चीज याद रखो, ताल से, गाना सुना है ना, ताल से ताल मिला। यस सर। हाँ? Yes, sir. ताल से ताल मिला, ये चीज याद रखनी है। ताल मतलब टेल, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दो, टेल से टेल मिला, ये हमारा काम का है, ये हमारा गाना है, ये हमारा काम की चीज है। तो हमें टेल से टेल मिला, या वैसे हेड से हेड भी मिला सकते हैं, लेकिन ये गाना सेट हो रहा है तो हम ताल से ताल ही मिला लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में देखोगे जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस है ये, इससे 30 डिग्री का एंगल मेरा ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया ये मेरा 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब बी वेक्टर है, बी वेक्टर को बिना डिस्प्लेस किए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री नीचे की तरफ। या एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बी वेक्टर बना दिया, ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब मुझे चाहिए क्या, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो ए और बी के बीच का एंगल यही तो होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, बी एंड सी के बीच में एक्स एक्सिस बना लेते हैं पहले, सिंपल। एक्स एक्सिस होगा बी की तरह, मेरा नीचे की तरफ है, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से। सी की तरह ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ है, तो ठीक है भाई, ये मेरा सी वेक्टर हो गया। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। एंगल किसके बीच में पूछा है, बी एंड सी के बीच में। बी और सी के बीच में क्या यही एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला एंगल होगा तो ये क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक 45 है, और ये एंगल 30 है, -30, क्या मेरा 15 डिग्री का आंसर होगा, बोलो। Yes, sir. जिसका गलत हुआ था उसको समझ में आया बेटा। सर एक बार फिर से बता दो ये। ठीक है, देखो बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्यों, दो बार बताएंगे बेटा। देखो एक्स एक्सिस आपने पहले बना लिया, आपने देखा बी और सी के बीच में बना रहा है, तो बी वेक्टर आपका नीचे की तरफ है, वी वेक्टर आपने नीचे की तरफ बनाया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बना लिया। सी वेक्टर देखा वो भी नीचे की तरफ है 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बाद साथ 45 है, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। हमें एंगल पूछा है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, तो देखो बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल यही वाला तो होगा। तो देखो एक्स एक्सिस से बी सी तो मेरा 45 पे है, ये मेरा 30 पे है, तो ये एंगल क्या होगा, 45 में से अगर 30 माइनस कर दूं, क्या ये वाला एंगल आ जाएगा बीच का, आएगा कि Yes, नहीं। sir. ठीक है, अब जरा थर्ड देख लो। थर्ड में क्या बोल रहा है, ए एंड सी के बीच में
एक्स एक्सिस मेरा ये हो गया, ए किधर है मेरा, ऊपर है भाई, ए मेरा वेक्टर ये है, कितना है 30 डिग्री, और सी किधर है, नीचे की तरफ है, ये मेरा सी वेक्टर है, कितना 45 डिग्री। टोटल एंगल क्या होगा मेरा भाई, ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला, 75. ये वाला, ये क्या होगा 40 प्लस 30 यानी कि 75 डिग्री। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक तरह से ये समझ लो कि अगर मैं किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं, a vector divided by its own magnitude is called a unit vector। अगर मैं किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं तो मैं उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और एक चीज और, जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 यूनिट होता है, ओनली 1 मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा 1 मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आप बोलोगे आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 1 1 होगा। अगर आई कैप स्पेशली आपको लिखा पड़ा है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जे कैप 1 मैग्नीट्यूड, के कैप 1 मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1 1 होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मान लो, चलो एक वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी फोर्स वेक्टर ले लेते हैं, कोई 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या अंडर रूट में 4 प्लस 1 होगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या यही होगा? अंडर रूट में 9 होगा कि नहीं? यस सर। Yes, अंडर sir. रूट में 9 यानी कि 3। अब देखो जब मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा, एफ का यूनिट वेक्टर एफ कैप क्या होगा, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ का मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या 2i प्लस 2j कैप कैप है प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसको तीनों को अलग अलग करूं तो एफ कैप मेरा क्या आएगा, 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 1/3 k कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। इस फोर्स का यूनिट वेक्टर है ये, इस फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और इस वेक्टर की इस फोर्स के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। अरे बात समझ में? Yes, sir. देखो हम इसको कैसे शो करते हैं, अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर को निकालना चाहूं तो उसकी डायरेक्शन इनटू फोर्स, डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। अगर आप देखोगे कैसे लिखा होता है, जैसे फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो जो 5 न्यूटन है ये क्या है, ये क्या है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो न्यूटन है वो क्या है, यूनिट है। और जो इन ईस्ट डायरेक्शन ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है। या तो इसको आप ऐसे कैप की डायरेक्शन में शो करा दो, या फिर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या आपका डायरेक्शन वेक्टर है। सारी बात समझ लो, Yes. यस सर। क्लियर हुआ यूनिट वेक्टर आपको? Yes, यूनिट sir. मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर में, यूनिट नाम से पता चल रहा है ना, यूनिट, यूनिट मतलब 1। चमका? Yes, sir. Yes, sir. सर। अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर मान लो मेरा कोई भी एक फोर्स है, मान लो ये कोई एफ फोर्स है, ये इस यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो जिस साइड से थीटा एंगल बना रहा है उस साइड में क्या होगा, एफ कॉस थीटा, उस साइड में एफ Sin theta. अब हमें इस एफ 2 kg वेट को, 2 kg मास है, इसको वेट में कन्वर्ट करके क्या करना है, हमें 2 कंपोनेंट में तोड़ना है, जिसका पैरेलल टू द प्लेन होगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कैसे होगा ये करो, कैसे होगा, कितना होगा ये बताओ।
हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो आपको, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट तो होगा। आए किसी का आंसर? नेहा का आंसर आया भाई। नेहा बेटा बताओ आप आंसर। सर 10√3। ओके, देखो इस क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान से देखो। ये मान लो आपका ब्लॉक है, जैसे ये जो एंगल होता है थीटा, से मान लो इसका वेट है मेरा mg, mg मतलब 2g, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसके साथ भी वही एंगल बनता है। जैसे ये वाला एंगल है 30, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा 30। तो देखो एंगल इससे चिपका हुआ, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा 2g cos 30, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा 2g 2g cos sin 30. साइन साइन 30 बेटा। 2g cos साइन cos 30 को क्या कर सकते हैं 2 × 10 × cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। 3/2. 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 10 √3। एक तो आंसर ये हो गया आपका। सिमिलरली इसको जरा सॉल्व कर दो, क्या होगा 2 × 10 × sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 10। तो आपका एक तो 10 न्यूटन आंसर है, एक 10√3 न्यूटन आंसर। बोलो चमका सबको। यस सर। Yes, sir.
अब हम आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? हमारा वेक्टर जो होते थे, अभी आपने देखा होगा जैसे 2+2 करते हैं, 2+2 4 होता है एडिशन। यस सर। Yes, ऐसे ही sir. हम वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं भाई? वेक्टर्स को ऐड करने का भी एक स्पेशल मेथड होते हैं कुछ। जैसे अभी ये तो हमारा था ग्राफिकल मेथड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन। ये मेथड है आपके ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली में हम जो क्वेश्चंस किया करेंगे, हम जब जनरली हम हमारे जो इसके बाद में क्वेश्चंस होंगे जिससे वेक्टर का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो जनरली हमारा एक और फॉर्म होती है कंपोनेंट फॉर्म में, उसको भी बताऊंगा मैं, उस फॉर्म में करते हैं। लेकिन हमारा इस यहां से क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। डेरिवेशन नहीं देखेंगे पैरेललोग्राम का, ओनली फॉर्मूला देखेंगे। ट्रायंगल लॉ का कोई फॉर्मूला, ओनली बेसिक बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ से। देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ये भी सेम टू सेम बोलता है। ये बोलता है कि जैसे हमें ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है, इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो ये क्या बोलता है कि पहले ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखो। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखो। रख दिया भाई, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रख दिया। अब जैसे ही आपने टेल रखा, जैसे ही आपने टेल रखा, तो ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं भाई? ऐसे बना सकते कि नहीं बना? ऐसे लाइन बना दिए तो ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं यस बन सर। जाएगा? तो ये जो लाइन आप ज्वाइन किए हो, ये इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी, यानी कि रिजल्टेंट के इक्वल होगी। यही हमारा कौन बना था? ट्रायंगल लॉ। एक वेक्टर बनाओ पहले, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो, और जो दूसरा वेक्टर आप डिस्प्लेस कर रहे हो, उस वेक्टर का एंगल वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कुछ एंगल वगैरह चेंज हो जाए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए वेक्टर मान लो ऐसे है, बी वेक्टर आपने ऐसे रख दिया, और ये जो लाइन होगी क्लोजिंग वाली, जहां से जिस लाइन को बनाने की वजह से हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, वो आपका क्या बताएगा? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स देगा। ये हमारा ट्रायंगल लॉ। बोलो चमका। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ अपना वही पुराना तरीका, ताल से ताल मिला, टेल से टेल। टेल मिला। ये भी ये बोलता है कि भाई टेल से टेल मिलाओ। जैसे दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, तो उन दोनों वेक्टर्स की पहले टेल से टेल मिला दो। ये टेल से टेल मिला। अब ये जो एडी वेक्टर है, उसके सेम मैग्नीट्यूड का एक इधर वेक्टर बना दो, और जो जो ए बी वेक्टर है उसके सेम मैग्नीट्यूड का एक इधर वेक्टर। तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वही आपका क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। जैसे एडी वेक्टर के इक्वल एक इधर एडी वेक्टर बना दिया, और इस ए बी वेक्टर के इधर एक ए बी वेक्टर बना दिया, तो हमारा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये सारा किसकी हेल्प से कर रहे हैं अपन? स्केल की हेल्प से, ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से करने वाले, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड सब जानना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा मेथड पता चलेगा बस। ठीक है, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं बैठने वाले। ठीक है भाई। अब अगर आप देखोगे तो यहां से ए से सी का डायगोनल बना दूं, या ए से डी का कोई डायगोनल बना दूं, तो ये दोनों में से कोई भी डायगोनल क्या देगा हमारा? क्या देगा? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एडी और एबी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन देगा? आर वेक्टर। ये कौन कहता है? पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन दोनों एंगल, इनके बीच का एंगल है मेरा थीटा। मान लिया कि ये जो एंगल है मेरा थीटा है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका यहां से एंगल है मान लो अल्फा, तो मुझे अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा मेन फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसी का प्रूफ जब करते हैं तब ये फॉर्मूला आता है कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मुझे ये एंगल चाहिए, तो एंगल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा। क्यू मतलब अगर आप इसको मान लो P,
नहीं नहीं सॉरी, इसको मान लो P और इसको मान लो Q। इसको मान लो P और इसको मान लो Q। तो क्या होगा, P Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमारा ये इस एंगल का अल्फा। अगर मैं इसके लिए बोलूं तो इसके लिए एंगल क्या होगा, AD साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB प्लस AD कॉस थीटा। इसके लिए अगर लिखना है तो बोलो चमका। Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो। मेनली हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, तो क्वेश्चन करो। If the magnitude of two vectors is equal to the magnitude of either vector। देखो the resultant जो है, दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो उनमें से किसी वेक्टर के इक्वल है। यानी कि एक तो P वेक्टर मान लो, एक Q वेक्टर मान लो, और रिजल्टेंट तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, जो R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। हिंट मैंने दे दिया भाई, पूरा पूरा। सर आप ही करवा दो। ठीक है,
ठीक है, नहीं करवा देता हूँ। देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इन्होंने बोला है कि भैया 3 वेक्टर हैं, मैंने माना कि एक वेक्टर P है, एक Q है, और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R, ये तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तीनों के सेम। तो हमें पूछा क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल पूछा है मुझे पी क्यू वेक्टर के बीच में। तुम एक बात बताओ मेरे, क्या आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं? Yes. क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो P, इस तीनों को एक ही फॉर्मेट में ले आओ, चाहे P के में ले आओ, चाहे Q के में ले आओ, चाहे R के में, क्योंकि तीनों इक्वल है। बताओ किसके में लाना चाहते हो? P में। P में, ठीक है। R इक्वल टू P है तो P स्क्वायर कर दो इसकी, P स्क्वायर इक्वल टू ये P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या P स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P कॉस थीटा। तो अब देखोगे यहाँ पे मेरा P स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब देखो पी स्क्वायर इधर है, इधर मेरा 2p स्क्वायर कॉमन ले लो, 2p स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखोगे p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको जरा इधर लेके आते हैं, तो देखो इस 2 को इधर भेज दूं तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 -1 भाई ये 1 है भी तो है, -1 हो गया इधर गया तो कॉस थीटा क्या बचा -1/2। अब देखो कि कॉस थीटा -1/2 होती है, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1। क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या गया 120 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका Yes, sir. अभी, ठीक है। अब हमारा आता है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। जैसे माना कि भाई हर बार हम जैसे किसी क्वेश्चन में आया कि 2 वेक्टर को ऐड करना है या 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई हम हर बार ग्राफिकल मेथड थोड़ी ना यूज करेंगे। वहां नीट का पेपर जब देने जाएंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ी ना लेके जाएंगे, तो उसका शॉर्टकट मेथड है। कंसिडर 3 वेक्टर्स हमने मान ली कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी। तो अब इनको हमें ऐड करना है तो कई जगह करोगे। देखो जब आई वाले को ऐड कर रहे हो, आई का कोफिशिएंट ए एक्स, आई का कोफिशिएंट बी एक्स, आई का कोफिशिएंट सी एक्स, तीनों को ऐड करो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू आई कैप। ये क्या आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का एडिशन है। सिमिलरली ये आपका क्या आ गया, इन तीनों की वजह से आ गया सिमिलरली। जे क्या कैप, देखो जे का कोफिशिएंट ए जे, ए वाई, बी वाई और सी वाई, इन तीनों को ऐड करो इंटू जे कैप। आ रही बात समझ में? Yes. सिमिलर के कैप, देखो के कैप का देखो ए जेड, बी जेड, सी जेड, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड इंटू के कैप। यानी कि आई वाले के साथ में आई वाले के सब आएंगे, जे वाले के साथ में सब जे वाले के आएंगे, के वाले के साथ में सब के वाले के आएंगे। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा 2 वेक्टर का किया जाता है, 3 का नहीं कर सकते हैं बट ग्राफिकली करेक्ट नहीं हो पाता वो। तो आप बोलोगे मान लो मुझे 2 वेक्टर का ए और बी का निकालना, चलो यहां पे लिख लेते हैं ए बी को। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर को लिख लेते हैं हम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
अब जब सब्ट्रैक्शन में ध्यान देंगे तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से वही करने वाले हैं हम। देखो a माइनस बी कर रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, a माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर वाला माइनस की सारी चीजें हो जाएंगी, ए एक्स माइनस के बी एक्स आई कैप, ए वाई माइनस के बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस के बी जेड के कैप। तीनों चीजें क्या होंगी, ए एक्स माइनस के बी एक्स आई कैप, ए वाई माइनस के बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस के बी जेड के कैप। तीनों के तीनों इस तरह से बोलो का। यस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको और करो भाई, इसको और करो। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर का जो सम है, जो रिजल्टेंट दो यूनिट वेक्टर है मेरे, मान लो कि P और Q दो वेक्टर हैं, उन वो दोनों खुद तो यूनिट वेक्टर हैं ही, और उन दोनों का अगर मैं सम कर रहा हूं तो वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि उसके इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ मेरे को, और एंगल के बावजूद तो उन दोनों के डिफरेंस, यानी कि ए जैसे P माइनस क्यू की वैल्यू भी चाहिए, P माइनस के Q की वैल्यू भी चाहिए, और उन दोनों के बीच का एंगल भी चाहिए। निकालोगे। नीलम का आंसर आया भाई। और 2-3 मिनट वेट कर रहेंगे, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, आए कुछ और बच्चों के आंसर्स। नीलम ठाकुर। सर डी ऑप्शन। ओके, प्रीत, सर डी ऑप्शन। पंकज, सर सी ऑप्शन। मुस्कान, सर सी ऑप्शन। अर्चना। बी ऑप्शन। ओके, तो कुछ का बी कुछ का सी, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, लेकिन फिर भी जिन्होंने ए निकाला या बी निकाला या सी निकाला, ये बहुत अच्छे हैं उन लोगों से जो लोग सोए पड़े हैं। कोशिश करो भले ही गलत क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर कि सही है कि गलत है, आपका कोशिश करो जरूर, कोशिश जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स बोल दिया उसने, मतलब माना कि लेट टू वेक्टर्स आर P एंड Q, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 1 होंगे।
और उसने तो इसका मतलब क्या होगा, P इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड ये क्या पूछा, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर। सम भी क्या है हमारा, यही इक्वल है किसके, P प्लस Q के, इसके इक्वल है। तो भाई क्या कर सकता हूँ फिर अब, क्या मैं हमारा फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता था, P प्लस Q ही तो होता था, यही तो होता था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब देखो R क्या दे रखा है, R मतलब R ही है ना, ये R ही तो है, मतलब 1 इक्वल टू अंडर रूट P की वैल्यू क्या है मेरी 1 प्लस Q की वैल्यू क्या है 1। अरे 1 ही तो है, मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, 1 प्लस Yes, sir. 2 into 1 into 1 into cos थीटा। अब जरा दोनों साइड स्क्वायर कर दूं क्या, दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू Yes, sir. 2 प्लस 2 cos थीटा। तो 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 होगा कि नहीं। तो अभी Yes, sir. cos माइनस के 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 120 120 degree. cos 120 120 की। तो बोलोगे आप थीटा इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री। तो देखो दो बच्चे जिनका ऑप्शन बी, वो सॉरी सी और डी आया था, उनका 120 तो सही आया है, उनका √3 और √2 में क्या डिफरेंस आ गया था, जरा देखो। हमारा डिफरेंस पूछा है तो P माइनस के Q पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। अब जरा देखो P की वैल्यू क्या है मेरी 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120, वही थीटा 120 आया ना। तो अंडर रूट में Yes, sir. 2 माइनस 2 इंटू, देखो 120 की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2 है कि नहीं है, माइनस Yes, के sir. 1/2 तो 120 Yes, लिखा था। sir. देखो 2 कैंसिल हो गया, देखो माइनस के 1 है, ये माइनस के 1 और माइनस का यहाँ पे है, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस हो जाएगा +1, यानी कि P Yes, माइनस sir. के Q आया, क्या कितना आया आपका अंडर रूट Under में root 3. P आया कि नहीं आया, Yes. यानी कि Yes, ऑप्शन sir. सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका, Yes. कोई Yes, sir. दुविधा Yes, किसी sir. को, No, कोई sir. दुविधा। No, sir. ओके, तो ये आपके लिए उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखोगे आप हमें 3 क्वेश्चन तो ये दे रखे हैं 1 2 3 होमवर्क में, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये है, 4 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, पांचों क्वेश्चन। ठीक है, पांचों क्वेश्चन आप देखोगे इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है, आप देखोगे इक्वल मैग्नीट्यूड ये वेक्टर वाले फॉर्मूले से है ये, और ये भी आपका किन कौन से रिजोल्यूशन वाले उस वाले फॉर्मूले से, पैरेललोग्राम वाले से, ये आपका ये भी पैरेललोग्राम वाले से हो जाएगा, और ये आपका एडिशन वाले से है, जो कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है इस क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन सब तरह का है, ये एक्चुअली में रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को फिफ्थ को कई तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा है। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े थे पहले, एक्चुअली में हमने पढ़ा है कि वेक्टर्स पहले तो देखा, वेक्टर्स क्या है, उसके बाद क्या देखा, Type of vector. टाइप्स देखी, और क्या देखा, Vector algebra. Subtraction of vectors. वेक्टर एल्जेब्रा, एल्जेब्रा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, Subtraction. Yes, sir. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और Questions. क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत, No, sir. No. No, sir. ठीक है, फिर अब हम अपन लोग मिलने वाले हैं थर्सडे को, First. थर्सडे को ही मिलने वाले हैं ना, थर्सडे Yes, को sir. है क्लास। ठीक है, Yes, तो sir. Yes, sir. थर्सडे को मिलने वाले हैं, थर्सडे को इस चैप्टर को अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इन क्वेश्चंस को सबको करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब भी आए
तो इसको रिवाइज करके आइए, क्योंकि और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी इंपोर्टेंट है थोड़ी सी। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों चीजें जो सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है जिस चीज का, उसको पढ़ने वाले हैं। और वो उसके जरूरी नहीं कि उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आए, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा 12th में भी यस फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, काफी सारी चीजों में। आपका जो फ्लक्स निकाला गया था उसमें भी यूज हुआ था, डॉट कहीं क्रॉस, काफी सारी जगहों पे यूज हुआ यस था ना। इसी तरीके से उनका यूज काफी होता है, इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होनी है उसको मिस मत करिएगा, टाइम से आइएगा, ठीक है? यस यस सर। ठीक है Yes, बच्चे, sir. ओके, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Same to you. Same to you, sir. यू वेलकम, थैंक यू।